आज हम्म, आज जो हमने कल जिक्र किया था कि हम बात करेंगे, आप में से कोई प्रेजेंटेशन करेगा अस्थमा के ऊपर, कोई ब्रोंकाइटिस के ऊपर, सीओपीडी के ऊपर, कफ एंड कोल्ड के ऊपर, या फिर ट्यूबरोक्लोसिस के ऊपर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ऊपर। ये 5-6 बीमारियां अगर काउंट करें तो होंगी। 5-6 बीमारियां एक पर्टिकुलर सिस्टम से ताल्लुक रखती हैं। अब आप में से कोशिश वो करो, जिन्होंने कल बोला है वो थोड़ा सा अभी ना बोले, जिन्होंने नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला, वो लोग अपने आप ही वॉलंटरली शुरू कर दें। कहां से कौन सी बीमारी आपने बात करनी है, उसके अंदर क्या क्या बोलना है, सिस्टमैटिक बोलना है, क्या क्या बोलना, वो सब आपके पास है। तो बताओ कौन आएगा और किस पे बात करेगा। सर मैं ट्राई अस्थमा के बारे में बोलूं। बस हाँ, रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग एक एक करके बोलें ताकि सब सुन सकें और सब समझ सकें। सर मैं ट्राई करूं। हाँ करो करो। हिमानी मैडम है। जी जी सर। हाँ बोलो बोलो, किस पे बात करनी है। सर मैं अस्थमा पे बात करूंगी। अस्थमा में ब्रेथलेसनेस होती है और विच इज रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस एंड उसके साथ एक वीजिंग साउंड आती है और इसका रीजन है कि जो हमारे लंग्स के एयर पैसेज है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है विच देखो कॉजेस। एक मिनट, आपने 3 या 4 चीजें बात करनी है। अस्थमा क्या है, एक, व्हाट डेफिनेशन ऑफ द डिजीज, नंबर 2 कॉज ऑफ द डिजीज। डेफिनेशन ऑफ द डिजीज, इसका बी पॉइंट लिख लो, किस सिस्टम की डिजीज है, किस ऑर्गन की डिजीज है, ये पहला पार्ट। दूसरा, उसका क्या कारण है, दूसरा। तीसरा, सिम्टम क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। चौथा, उसको कैसे ठीक किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, क्योर कैसे किया जा सके, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये 4 इसमें बोले। जब आप अच्छा, ये 4 पॉइंट आपने किसी भी बीमारी के ऊपर चर्चा कर, ठीक है। और जब आप ट्रीटमेंट की बात करें तो हर थेरेपी के ऊपर आपने बोला कि हम मेड थेरेपी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, ऐसे करिए सिस्टमैटिक, ताकि कोई चीज मिस ना हो। एक फॉर्मेट टाइप का जरूर आप अपने हिसाब से बना ले कि इसमें फलाने में मुद्रा कौन सी है, योगासन कौन सा, प्राणायाम कौन सा हाइड्रोथेरेपी कौन सी है, तो इसके अंदर मड थेरेपी कौन सी है, सन बात क्या है, तो फास्टिंग के अंदर, फूड के अंदर, योगासना के अंदर, देन उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी में, ऑरिकुलोथेरेपी में, अगर मैं मैग्नेट जानता हूं तो मैग्नेट के अंदर, अगर मैं साउंड में जानता हूं तो साउंड के अंदर, और मैं जो जो कपिंग जानता हूं तो कपिंग के अंदर जो जो थेरेपी है। आप, अगर मैं वैक्स फ्लावर के बारे में जानता हूं तो वैक्स फ्लावर के बारे में, वो अरोमा थेरेपी है तो अरोमा, मसाज है तो मसाज, यानी 15 से 16 17, मैं कहता हूँ अप्रॉक्स 20 डिफरेंट टाइप की थेरेपी एक आदमी को आप दे सकते हो। आपने वैसे ही ये शुरू करना। अब शुरू करो, मैडम हिमानी बोलेगी, बाकी सारे हम सब चुप होंगे, मैडम को अपना एलेबोरेट करने दो। मैडम हिमानी, आपने इस ढंग से एलेबोरेट करना कि डिटेल भी हो और तेजी भी हो, मतलब ज्यादा वो नहीं है कि भाई आप चले गए और फिर बाकियों को भी, क्योंकि हमने 7-8 जितनी बीमारियां वो जिक्र करनी है, फिर सम अप करना, डिस्कशन करना, उन पे चिंतन करना, इसलिए आपकी स्पीड बरकरार रहनी चाहिए, थोड़ा स्पीड अप, ठीक है। चलिए मैं, ठीक है जी सर। जी बोलिए मैडम। सर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में ये प्रॉब्लम होती है। दिस इज रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस जिसमें वीजिंग साउंड भी आती है और इसके सर सिम्टम है ये किस कारण होती है, क्योंकि हमारे एयर पैसेज में इन्फ्लेमेशन आ जाती है विच नैरोज डाउन एंड रिड्यूस द एयर फ्लो। इसके सिम्टम होते हैं चेस्ट में टाइट फीलिंग होती है, कफिंग फिट्स आते हैं,
wheezing वॉइस आती है और इनएबिलिटी टू ब्रीथ भी हो सकता है। और सर इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इनटेक ऑफ वाटर, जिसमें वार्म वाटर इज हम मोर ऑफ वार्म इनटेक ऑफ वाटर, और फिर सन चार्ज्ड हो तो और बेटर है। फिर हम पेशेंट के साथ वाइट मैजिक कि उनके साथ पहले बात करेंगे और उनके विचारों को समझेंगे, एंड देन वी उस दौरान वी कैन गिव देम साउंड थेरेपी आल्सो, क्योंकि वो काम हो जाएंगे और वहीं उनका हीलिंग स्टार्ट होगा। फिर सर हम अरोमा थेरेपी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे पिचौली ऑयल, एंड देन सर एयर थेरेपी के लिए उनको बोलेंगे एयर थेरेपी, गणेश मुद्रा के लिए भी बोल सकते हैं, एंड देन सन थेरेपी एडवाइस करेंगे, जिसमें उनको सन गेजिंग करना होगा, सन मसाज लेना होगा। उनको बोलेंगे स्पेक्स उतार कर आप सन गेज करो, सन चार्ज्ड वाटर लो। सर मर्मा थेरेपी भी दे सकते हैं, जैसे क्षिप्र मर्म, और सर वो 2-4 देखने पड़ेंगे। फिर हम मर्मा थेरेपी दे सकते हैं। फिर सर हम उनको स्टीम इनहेलेशन के लिए बोलेंगे, जिसमें अमृत धारा ड्रॉप भी डलवा सकते हैं, नीम के पत्ते डलवा सकते हैं, तुलसी ड्रॉप डाल सकते हैं। हॉट बाथ के लिए बोलेंगे, और सर न्यूट्रल चेस्ट पैक भी लगा सकते हैं। सॉरी सर, मैंने उसमें जो क्या वाटर थेरेपी में जल नेती नहीं बोला, जिसमें जल नेती, स्टीम बाथ या सोना बाथ करवा सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड बाथ भी बोल सकते हैं विद चद्दर लपेट एंड कुंजल आल्सो सर। देन सर मसाज में पेपरमेंट ऑयल की मसाज रिकमेंड कर सकते हैं। मे बी हॉट वाटर मसाज में मतलब हॉट वाटर मसाज, एंड देन मड थेरेपी आल्सो विद नीम पत्ता, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता, मेडिकेटेड मड बाथ। एंड सर देन हम उनको ऑरिकुलो थेरेपी दे सकते हैं, जो आप अभी पढ़ाओगे हमें सर अच्छे से। और सर फिर हम उनको मैग्नेट थेरेपी देंगे सर, टाइप 1 देंगे with the साउथ चार्ज्ड वाटर के साथ। एंड देन सर हाँ, फिर फूड थेरेपी में सर हम उनको पिपली, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, गार्लिक, जिंजर, आंवला, इन सबको, अमृत धारा, इन सबको रिकमेंड करेंगे। मिल्क नहीं लेना है इनको। और सर योगासन प्राणायाम करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उनको करना है। बस सर प्राणायाम बोलेंगे कपाल भारती, अनुलोम विलोम, महाप्राण ध्वनि और भ्रामरी। और बस, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत बेहतरीन। आपका टाइम के मद्देनजर रखते हुए फ्लो था, अच्छा था, प्रिपेयर्ड थे, इससे ये पता चलता प्रिपेयर्ड थे। एनीवे बहुत सिस्टमैटिक था, और ज्यादा इसको सिस्टमाइज करने की जरूरत है, थोड़ा और इसको सिस्टमैटिक करना, ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक, सो दैट देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आया ना, उसको विदाउट एनी फेल कोई मुद्रा छोड़नी नहीं, कोई थेरेपी छोड़नी नहीं, जो आप सोचोगे यार उसको मैंने ये नहीं दिया। क्योंकि जनरली हम करते करते इतनी सारी थेरेपी या तो कुछ भूल जाए। हालांकि आप मैडम आप करते हो दिस बैच फ्लावर थेरेपी, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ सर, वो मैं मिस कर गया सर, वो स्वर बात भी रह गया, मुझे बोलना था सर, सूर्य स्वर उनको एक्टिव करने के लिए बोलना है। हाँ, वो जो स्वर का है, चंद्र स्वर जहाँ सूर्य स्वर, वो देखो। देन उसके बाद वो आए हैं तो उनको पानी ऑफर करना है, तो पानी नॉर्मल पानी के बजाय यू कैन हैव ए वाटर विद द दिस बैच फ्लावर। तो व्हाट विल हैपन, व्हाइट चेस्टनट दे सकते हैं। हाँ, तो आपने बोला कि भाई
उनके साथ बैठना है, उनको सुनना है, उनको साइकोथेरेपी देना है, तो साइकोथेरेपी के साथ साथ बैड फ्लावर आप दे दो तो बहुत अच्छा है। वंडरफुल। और नेक्स्ट कोई? सर ब्रोंकाइटिस के बारे में मेरी आवाज आ रही है? ब्रोंकाइटिस। सर ब्रोंकाइटिस क्या है कि ब्रोंकियल ट्यूब्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि एयर को कैरी करता है लंग्स में। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो ब्रीदिंग में उसको प्रॉब्लम होता है। मतलब तो ब्रीदिंग एक साउंड के साथ आता है, अच्छे से फ्लो नहीं होता है। तो ये उसका सिम्टम्स है। उसका रीजन ये है कि उसको कफ कोल्ड हुआ है तो उसने इग्नोर किया हो, तो इसकी वजह से उसको ब्रोंकाइटिस हुआ। उसका ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले हम हाइड्रोथेरेपी देंगे। हाइड्रोथेरेपी में बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैंने हाइड्रो में लिया तो रैपिंग के साथ साथ हम वेपर को अगर इंक्लूड किया, जैसे पेपरमेंट के साथ हम उसको वेपर दे सकते हैं, अजवाइन के साथ वेपर दे सकते हैं। सेकेंड है देन मड थेरेपी। तो मड थेरेपी में लंग्स पे तो दे सकते हैं मड रैप, साथ में हमें लोअर एब्डोमेन पे रैप देना होगा, हमें सर लोअर एब्डोमेन पे रैप देना होगा। थर्ड इज द आई मीन फास्टिंग। तो उसे हम फास्टिंग में ऐसे रख सकते हैं लिक्विड डाइट पर, लाइक कोकोनट वाटर, दाल का पानी, लेमन वाटर, सूप दे सकते हैं, मोरिंगा लीफ का सूप दे सकते हैं, डायरेक्ट ड्रम स्टिक्स का भी सूप दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एयर मीन्स उसको प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लाइक अनुलोम विलोम, क्योंकि उसका कोल्ड कफ हुआ है। ऐसे डिजीज में देखा जाता है कि एक नाड़ी कंटिन्यूअस चलता है, तो अगर हम नाड़ी बदल देंगे तो डिजीज ऐसे भी ठीक हो जाता है। तो चेक करेंगे अगर सूर्य चल रहा है तो चंद्र। वैसे अगर कोल्ड कफ ब्रोंकाइटिस आस्थमा है तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में लेफ्ट नाड़ी चलता है, राइट नहीं चलता है। तो हमें अगर चंद्र भेदी प्राणायाम करवाया तो भी उसको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद सन थेरेपी, आई मीन उसको सन बाथ देंगे, थोड़ा सन में उसको मस्टर्ड ऑयल लगाकर सन में 10-15 मिनट बैठ तो उसको रिलीफ, जल्दी उसको उठना, जल्दी सोना, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज भी है। देन आई कम फॉर फूड थेरेपी कि उसके चेस्ट में कंजेशन है तो ऑब्वियसली आंवला, ब्लैक पेपर, अश्वगंधा, छोटी पिपली, ये सब उसको दे सकते हैं। साथ में तुलसी देंगे एंड अजवाइन दे सकते हैं, और साथ में उसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कुछ देने के लिए रोकना होगा क्योंकि उसको चेस्ट में कंजेशन है। उसके बाद हम उसको मुद्रा थेरेपी देंगे, मर्मा थेरेपी देंगे, कपिंग दे सकते हैं, मैग्नेट थेरेपी दे सकते हैं, बैच फ्लावर देंगे, एरोमा में वेपर दे सकते हैं जैसे पेपरमेंट बताया। मसाज करने के लिए उसको बोलेंगे, अगर उस मसाज करता है स्पेशली थोड़ा गरम करके मस्टर्ड ऑयल में गार्लिक डाल करके, तो उससे भी उसे रिलीफ मिलता है। एंड बैच उसे कटी चक्रासना, टीटी के सर, त्रिकोणासना, तड़ासना एंड कटी चक्रासना करने के लिए उसको बोलेंगे। एंड उसको दालचीनी, हनी और आंवले का मिक्स करने के लिए पाउडर लेने, हाफ स्पून आंवला लिया, थोड़ा सा दालचीनी बिल्कुल एंड हनी, उसको मिक्स करके अगर वो चाटता है तो उसको फायदा लगेगा। रिफ्लेक्सोलॉजी में भी अगर हमने उसके लंग्स के एरिया पे सीड्स का उपयोग किया या मैग्नेट का, तो भी उसको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि सर ये लंग्स से रिलेटेड है, तो एक मैं बोलूँ कि वो अगर ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम और भी कोई जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो उसको अच्छा लगेगा। गणेश क्रिया कर सकता है तो भी, हाँ गणेश क्रिया करेगा सर तो भी उसको अच्छा फील होगा। मुद्रा में क्या करें? लंग्स मुद्रा ठीक। सर वो अस्थमा मुद्रा नहीं कर सकता है ना ब्रोंकाइटिस में?
नहीं, वो अस्थमा नाम है, बेसिकली लंग्स मुद्रा है। तो एनी प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक वो मुद्रा कर सकता है, ये है। ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तो इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सा याद रहे, बस, अदरवाइज ऐसा नहीं। इट इज बेसिकली लंग्स मुद्रा। चलिए, सर बहुत सरसों के बेहतरीन। तेल में कपूर डाल के भी लगा सकते हैं चेस्ट पे और बैक पे। जी, लगा सकते, बिल्कुल। सरसों का तेल लिया और उस पे कपूर डाला तो चेस्ट में और शोल्डर ब्लेड तक उसको मसाज कर दें, तो जो कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, बड़े अच्छे से वो उस पे फर्क पड़ेगा। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट मैडम रुचि सेतिया। आज बरखा मैडम फिर नहीं आए? रुचि सेतिया। सर आप मुझे ये वीकेंड एक्सक्यूज कर दो, मैं एक्चुअली कल किसी और प्रिपरेशन में थी सर। मेरा कोई ऑडिशन था तो आई वाज बिजी इन दैट, तो मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं कोई सर। बात, कोई बात, नो इशू। और आज बरखा मैडम, मैं कल मैसेज बाद में देखा, तो आज भी नहीं आए, हो सकता है उनको कुछ अर्जेंसी हो। एनीवे, एनीबडी एल्स, कोई और बोलना चाहता हूँ? प्रदीप अग्रवाल साहब। मैंने कुछ इस पे खास प्रिपरेशन किया नहीं। जो देखो, जो आपने सुना है, देखा है, किसी बुजुर्ग को देखा है, जब जो भी मन आपका लगता है, whatever you want to share. आई थिंक नेक्स्ट टाइम बोलूंगा इस बार। चलो डन। ओके, हु एल्स, कौन और बोलना चाहता है? मैडम निकुंज सुमानी मैडम है। आज मैडम का मैंने एक वीडियो देखा, इनका है क्या? नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास में होंगी। ममता मैडम कुछ बोलना सर आपने? एक चीज पूछो। आपने डिसीज में सिर्फ अस्थमा कराया? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अस्थमा, हाँ अस्थमा। अभी सिर्फ अस्थमा कवर हुआ है सर, आपने जो कराया है। देखिए, सुनिए ध्यान से। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, नंबर 3 COPD, नंबर 4 कफ कोल्ड, नंबर 5 ट्यूबरक्लोसिस, नंबर 6 पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नंबर 7 प्लूरेसी। ये सारी एक ही फैमिली की है, ये सारी एक सिस्टम की है। तो इसलिए अगर मैं किसी को भी बात करूं, अगर मैं किसी पे, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि बेसिकली ये हड्डियों की बीमारी नहीं है, ये सांसों की बीमारी है। और मैंने क्यों अभी इसको चूज किया कि आने वाले टाइम, जो अभी सीजन आ रहा है, उसके अंदर ये कुछ बीमारियां इनमें से बड़ी कॉमन है। ब्रोंकाइटिस का इश्यू, कईयों को अस्थमा ऑलरेडी है तो अभी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, और कफ है, कोल्ड है, ये इश्यूज बहुत हो जाते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत कम, रेयर है, नहीं होता। जहाँ फिर टीवी है आजकल, वो भी ज्यादा नहीं है। COPD है, ये क्रॉनिक इशू है। तो ये सारी की सारी सिस्टम एक ही। सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी। और कोई शेयर? इट इज आल्सो, ये भी बीमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की है। अभी देखते हैं कोई डिस्कशन करता है इसके बारे में, आप सुनना, वो बता, मतलब शेयर करेंगे, बाकी मैं भी शेयर करूंगा। और कोई COPD में कौन बोलना चाहता है? प्रियंका कुमारी मैडम, बोलोगे? गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं मतलब लास्ट 5 क्लासेस नहीं कर पा रही सर, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन भी थी। तो मैं कोशिश करूंगी सर नेक्स्ट वीक से मैं क्लासेस अच्छे से ज्वाइन करूं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं सर। कोई
सुमेधा मैडम, कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो? रजनी शर्मा मैडम, ममता कोहली मैडम, आपको किसी पे भी बोलना हो, बताओ बताओ, शाबाश। जिसको अपनी मर्जी से अपने आप ही बोल दो, किस पे कौन बोलेगा। सर सीओपीडी पे थोड़ा सा मैंने किया है शाबाश, प्रॉपर। वाह जी वाह, क्या बात है। इन्होंने कहा मैंने सीओपीडी में किया, बहुत अच्छा लगा। काय को? क्योंकि ये बड़ी अनकॉमन बीमारी है, इसके ऊपर जनरली किसी की तवज्जो नहीं जाती, लेकिन है बड़ी खराब और बड़ी कॉमन होती जा रही है आजकल। हाँ मैडम बोलो। सर सीओपीडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और लगभग बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और ये फेफड़ों की बीमारी है और जो व्यक्ति लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं उनको ये बीमारी पाई जाती है। हाँ, शाबाश, बोलो बोलो। और पहले इसका और मतलब धुएं से किस चीज का सर? धूम्रपान करने से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी काफी इफेक्ट करती है और धुएं से, केमिकल से अनुवांशिक भी हो सकती है ये बीमारी। और इसके जो लक्षण होते हैं ये इसमें अभी देखो लक्षण में बाद में। ये बताओ COPD इसका मतलब? सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हाँ, ये सारे लिख लें जो मैडम साहब ने बोला है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, पल्मोनरी फॉर बॉम्बे, SPRUCTIVE, obstructive pulmonary, 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 disease, EASE, उसके आगे लगा दो D, this disease, 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 pulmonary disease। मैं रिपीट करता हूं जो मैडम साहब ने बोला, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी मैडम आप बोलो। मैडम रजनी बोलो। सर आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी सर, इसका पहला कारण है, मुख्य कारण सीओपीडी होने का धूम्रपान, स्मोकिंग। दूसरा है इसका धूल में, डस्ट में ज्यादा काम करने से भी ये रोग होता है और जो वायु मार्ग एवं हवा की थैली अपना लचीलापन खो देते हैं, जिसके कारण उनका फैलना और सिकुड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका भी एक ये मुख्य कारण है सीओपीडी होने का। दूसरा है श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से श्वास लेने में तकलीफ होती है और बलगम बाहर नहीं निकलता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी भी एक कारण हो सकता है और वृक्षों से जो हवा द्वारा लाया हुआ जो पराग होता है वो भी एक डिजीज का कारण है और मैग्नीशियम की कमी भी विशेष प्रकार के दमे का कारण हो सकती है। सर इसमें लक्षण ये हैं कि बलगम ज्यादा निकलता है, कफ रोग है, बलगम का रंग पीला या हरा हो सकता है, कभी कभी इसमें खून भी आ सकता है। ये लक्षण साल में 1-2 बार हो जाते हैं। सांस फूलना, छाती में इन्फेक्शन होना, सख्त बदबूदार बलगम निकलना, लेटते समय दमा का प्रकोप बढ़ जाता है ऐसे मरीज को, और गले में गड़गड़ाहट होना, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न का होना, इसके मुख्य लक्षण हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम हाइड्रोथेरेपी में गुनगुना पानी पी सकते हैं
स्टीम बाथ दे सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं सप्ताह में 1 या 2 बार। हॉट फुट बाथ ले सकते हैं, गर्म एनिमा, पेट की गर्म सेक और स्पाइनल बाथ और हिप बाथ ये दे सकते हैं। और इसमें मड थेरेपी में इनको पेट पे मिट्टी पट्टी रख सकते हैं और सीने पे गीली चादर लपेट ये कर सकते हैं, गरम एंड ठंडा सेक ये दे सकते हैं। और ऑटोफेजी में इनको उपवास करा सकते हैं सर, लिक्विड डाइट पे रख सकते हैं, इसमें नींबू पानी, नारियल पानी दे सकते हैं और सब्जियों का सूप भी दे सकते हैं। और एयर थेरेपी में सर इनको वायु मुद्रा करा सकते हैं और लंग्स मुद्रा भी करा सकते हैं। सर इतना ही वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन इन्होंने सीओपीडी पे बोला, बहुत अच्छा बोला। अब मेरे ख्याल में समझ आप सबको आ गया होगा कि सीओपीडी बेसिकली इट इज ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो है पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि जो पैसेज है, सांस लेने वाला पैसेज, वो अच्छे से काम नहीं करता, जिसके कारण इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है। ये क्यों नहीं काम करता? कोई आदमी लंबे समय से किसी पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हो, कोई आदमी ऐसी जगह पे काम करता है जहां धूल मिट्टी बहुत होती, सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करता हो, लंबे समय से 30 साल से काम कर रहा, और रुई जहां पिंजती है उस जगह पे काम करता हो, जहां पे चावल की फैक्ट्री, राइस मिल है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। आटा जहां बनता फ्लोर मिल के अंदर, सीमेंट के अंदर, गाड़ियों के धुआं, मिट्टी उड़ती हो, उस जगह पे आ सकती है। मैं रेलवे में हूँ और काम मेरा है रेल के डब्बों को पेंट करना। मैं एयरफोर्स में हूँ और मेरा काम है हवाई जहाजों को पेंट करना। ये अब काम मेरा क्या है? सारा दिन पेंट। गुटखे की फैक्ट्री में परफ्यूम जहां पे बनती है, सुगंध, ये ऐसी चीजों पे जगह पे लंबे समय से कोई काम कर रहा है, तो जब उनके रिटायरमेंट के टाइम यानी एक एज के बाद उन लोगों को इस टाइप का इशू होने का डर हो सकता है अगर प्रिकॉशंस ना रखेंगे। अगर आपने एहतियात नहीं बरते तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है। अब इसमें क्या होता है, बाकी तो मैडम ने सब कुछ बताया। लक्षण क्या है? आदमी लेट नहीं सकता, सोता है तो खांसी होती है, करवट लेता खांसी होती है, इधर लेता खांसी होती है, जैसे थोड़ा बैठता है तो राहत मिलती है। तो ना वो सो सकता, ना लेट सकता, अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि लेट ही नहीं सकता, लेटते खांसी। तो ये जो दुविधा है, बाकी तो लक्षण इन्होंने बताए हैं। आदमी इरिटेट हो जाता है, वीक हो जाता है, जो एल्वुलाई है, गुब्बारे हैं जिसमें हवा भरनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ एयर जो है वो प्रॉपरली नहीं होता। आदमी जोर जोर से सांस, जैसे अस्थमे में सांस लेता है वैसे उनका मुंह लाल होना शुरू हो जाता है, बॉडी का वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बॉडी के कंधे अंदर को मुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ्लावर ट्रेन, फेफड़े, लंग्स जो है हार्ड होना शुरू है, एक्सपैंड नहीं होता, लंग्स एक्सपैंड नहीं होते। तो ये सारी चीजें उसमें आ सकती है। आदमी बहुत इरिटेट हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और काफी दिनों तक अगर ये सीओपीडी की दिक्कत रहे तो दिक्कत ये आ जाती है कि आदमी हारने लगता है, नेगेटिव थॉट आते हैं कि क्या यार ये कोई लाइफ, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये थी सीओपीडी। कंफ्यूज मत होना, ओवरी की भी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड पीसीओडी।
यहाँ क्या है COPD, वहां पे क्या है PCOD। तो दोनों ही अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं। कई बार हम गलती से आए, ये COPD है, वो PCOD है। अब सर मेरे हस्बैंड सीमेंट उसमें है, प्रोडक्शन उसमें, तो ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट में ना सबको हर महीने पता नहीं कितने किलो गुड़ देते हैं खाने के हाँ लिए। हाँ, मैं उसी में आ रहा था। ये गुड़ मैंडेटरी है, अगर नहीं दिया गया, नहीं खाया, खराब हो जाएंगे लंग्स। पूरा डस्ट को निकालने के लिए गुड़ इज ए मैंडेटरी। हस्बैंड साहब को मैडम आपने अमृत धारा, पिपरमिंट, स्टीम, महीने में 1 दिन ले लें स्टीम। महीने में जो है मेरे ख्याल में 5-6 दिन के बाद, आजकल तो सर्दियां आ गई हैं, 1 ड्रॉप अमृत धारा उनको पिला दें, उनके बैग में डाल दें अमृत धारा की 1 बोतल, उनके ऑफिस में रखवा दें। इवन उनके जो कुलीग हैं वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल कभी भी फील करें, गुनगुना पानी लिया, अगर नहीं पी सकते ना तो तेज गर्म पानी कर लिया, उसमें 1 बूंद डाल दी गिलास में, ऐसे करके बैठ गए, उसकी जो फ्यूम्स है ना वो अपने आप ठीक कर देंगे। उनको बोला अपने बैग में जरूर रखें, ऑफिस में रखें, अपने कुलीग जो बिल्कुल पॉइंट पे काम करते हैं उनको भी हेल्प करें, उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। गुड़ जरूर खाएं, आप मिठाई खाओ ना खाओ, रसगुल्ले फलाना दुनिया भर के खाओ ना खाओ, गुड़ को जरूर खाना। गुड़ इज ए वेरी गुड क्लेंजर। ये जितनी फाइन डस्ट होती है, ये डस्ट हमारे एल्बोलाई के ऊपर बैठ जाती है और भारी हो जाती है, और फिर ये एल्बोलाई फूलते नहीं है तो सांस पास नहीं होती, एक्सचेंज नहीं होती। अच्छा मनोहर जी, आप किचन में बैठे लगता है मेरे को, काम है। हाँ, अपने आप को वो कर लो, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे आज कुछ खास बना रहे हो किचन में बैठ के, कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, जहाँ हो सकता है भाई आप हेल्प कर रहे हो, संडे है आजकल होता है ना। ये देखो, नहीं नमस्कार जी सर, मैं लेट आया हूँ, मैं मंदिर में हूँ। अच्छा मंदिर में बारिश चालू है, बारिश चालू है, इसलिए शिव मंदिर में हूँ। अच्छा बारिश हो रही है। हाँ, मंदिर में रुका हुआ अभी। शिव मंदिर, अच्छा ठीक। आप में भी शिव तत्व दिखता है, कनेक्टेड है आपका शिव का बोल और यहाँ शिव का दर्शन। अरे शिव का जय भोलेनाथ। ओके जय भोलेनाथ। हाँ, ये मैंने कहा आपको जैसे COPD के बारे में। अच्छा, इसके लिए जैसे मैडम साहब बता रही थी, खाने में गुड़ का बहुत अच्छा है। मैडम